मैंने यूट्यूब पर उसकी स्नातक स्पीच देखी। उसने उन सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने उसे आज का इंसान बनाया। मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया गया, एक बार भी नहीं। 18 साल तक उसकी परवरिश में मैं अदृश्य हो गया था। इसलिए अगले सुबह मैंने विश्वविद्यालय को फोन किया और उसकी स्नातक स्कूल की फंडिंग को किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया जो इसकी कद्र करेगा। लेकिन मैं खुद से आगे बढ़ रहा हूं। मुझे खुद को पेश करने दो। मेरा नाम थॉमस बैनर्जी है। मेरी उम्र 64 साल है और 3 महीने पहले तक मुझे लगता था कि मैं अपनी जिंदगी का मतलब जानता हूं। मैं गलत था। मैंने 37 साल तक हॉलिडे बाग में उच्च विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई। यह वह काम नहीं था जो आपको अमीर बनाए, लेकिन यह ईमानदारी का काम था। मुझे उन बच्चों से प्यार था। उन्हें बढ़ते देखना, जब वे अंततः टैगोर या प्रेमचंद को समझते थे, वही मेरे लिए काफी था। मेरी पत्नी एलियाना भी ऐसा ही महसूस करती थी। उसने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया। हमारी जिंदगी अच्छी थी, साधारण, खुशहाल। हमारे अपने बच्चे नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने सालों तक कोशिश की, लेकिन अंत में हम इसके साथ शांति बना ली। हमारे पास एक दूसरे का साथ था। हमारे छात्र थे। हमारे पास उत्तर छोर पर एक छोटा सा घर था जिसमें एलियाना हर वीकेंड बगीचे की देखभाल करती थी। फिर जब मैं 46 साल का था, मेरे छोटे भाई मार्कस की मृत्यु हो गई। त्रिवेणी के पास हाईवे पर एक कार दुर्घटना, काले बर्फ पर। उसे कोई मौका नहीं मिला। उसकी पत्नी जेनिफर 2 साल पहले कैंसर से गुजर गई थी। उन्होंने एक 4 साल का लड़का छोड़ा जिसका नाम ओम था। ओम, मेरा भतीजा, मेरे भाई का बेटा, और कोई नहीं था। मार्कस के ससुराल वाले वृद्ध और बीमार थे। जेनिफर की बहन ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रहती थी। हमारे लिए यह या तो ओम को अपने घर लाना था या बाल देखभाल में डालना। हमने एक पल भी नहीं सोचा। हमने ओम को अंतिम संस्कार के अगले दिन अस्पताल से घर लाया। वह बहुत छोटा था, बहुत उलझन में। वह बार बार पूछता था कि उसका पापा कब वापस आ रहा है। पहले महीने कठिन थे। ओम हर रात बुरे सपने देखता था। वह चीखते हुए जाग जाता और मैं उसके छोटे से कमरे में उसके साथ बैठकर सुबह तक कहानियां पढ़ता, उसे बताता कि सब ठीक हो जाएगा। एलियाना सुबह 2 बजे गर्म चॉकलेट बनाती थी। हम बारी बारी से करते थे। हम थक गए थे। हम अपनी 40 के दशक के अंत में थे। बिल्कुल युवा माता पिता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। वह फिर से मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। जब वह 6 साल का हुआ तो उसने हमें दादा टॉम और दादी एली बुलाना शुरू कर दिया, मां और पिता नहीं। हमने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। हम चाहते थे कि वह मार्कस और जेनिफर को याद रखे। हमने उनकी तस्वीरें रखीं, उन्हें उनके बारे में कहानियां बताईं। ये सुनिश्चित किया कि वह जानता हो कि वह कहां से आया है। हमने उसे सब कुछ दिया जो हमारे पास था। पैसे नहीं, हमारे पास बहुत नहीं था, लेकिन समय, ध्यान, प्यार। मैंने उसके हर एक हॉकी मैच में भाग लिया, यहां तक कि सर्दियों के बीच में 6 बजे की प्रैक्टिस में भी। मैं वहां बर्फीले रिंक में अपने कॉफी के थर्मस के साथ मौजूद रहता, उसे प्रोत्साहित करता। एलियाना हर स्कूल की बेक सेल के लिए बेक करती थी। उसने उसके हैलोवीन के कपड़े हाथ से बनाए। हम हर रात रसोई की मेज पर होमवर्क में मदद करते थे। जब ओम 12 साल का हुआ तो एलियाना बीमार पड़ गई, स्तन कैंसर। जब तक पता चला तब यह चौथे चरण में था। उसने 2 साल तक लड़ाई की, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। मैं ओम को उसके अंतिम संस्कार में कभी नहीं भूल सकता। 14 साल का, मेरे पास कब्र के पास खड़ा, मेरा हाथ थामे हुए। तब तक वह लगभग मेरी ऊंचाई का था। उसने मुझसे कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है। दादा टॉम हमारे पास था। अगले 4 साल केवल हम दोनों के थे। मैंने पढ़ाना जल्दी छोड़ दिया। मैं ओम के लिए पूर्णकालिक रहना चाहता था जब वह उच्च विद्यालय में था। मेरी पेंशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं दशकों से बचत कर रहा था। एलियाना और मैंने पैसे के प्रति सतर्कता बरती थी। हमारे पास एक छोटी जीवन बीमा पॉलिसी थी। मैंने अपने RRSP को नकद किया। मैंने इसे काम किया। ओम एक अच्छा बच्चा था, स्मार्ट, स्कूल में मेहनत करता था। वह डलहौजी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था। मैं बहुत गर्वित था। न तो मार्कस और न ही मैंने विश्वविद्यालय गए थे। ओम
हमारे परिवार में पहला बनने वाला था, लेकिन विश्वविद्यालय महंगा है। छात्र लोन के बावजूद यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए मैंने घर बेच दिया। वह घर जिसे एलियाना और मैंने 40 साल पहले खरीदा था। वह घर जिसमें हमने ओम को पाला। वह घर जहां एलियाना की मृत्यु हुई। मैंने इसे बेच दिया और दार्जिलिंग में एक छोटे से अपार्टमेंट में चला गया। एक बेडरूम। ओम को बेडरूम मिला। मैंने लिविंग रूम में एक पुल आउट सोफे पर सोया। मैंने घर से मिली रकम ओम के लिए एक निवेश खाते में डाल दी, ट्यूशन, किताबों, निवास और उसकी भविष्य की स्नातक पढ़ाई के लिए। उसने पिछले महीने डलहौजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री के साथ स्नातक किया, अपनी कक्षा में शीर्ष पर। उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के मास्टर कार्यक्रम के लिए पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। पूरी ट्यूशन के लिए स्कॉलरशिप थी, लेकिन टोरंटो में जीवनयापन के खर्च भयानक हैं। यही निवेश खाते के लिए था। घर से मिली रकम, जो कुछ भी इलियाना और मैंने एक साथ बनाया। मैं उसकी स्नातक के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने एक नई शर्ट खरीदी, गहरे नीले रंग की। मैंने अपने जूतों को भी चमकाया। मैं तस्वीरों में अच्छा दिखना चाहता था। यह ओम का बड़ा दिन था। समारोह राधिका कर्ण ऑडिटोरियम में था। मैं जल्दी पहुंचा ताकि मुझे अच्छा स्थान मिल सके। मैं तीसरी पंक्ति में था, ठीक बीच में। मैंने अपने फोन को तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए तैयार रखा था। मैं हर पल को कैद करना चाहता था। ओम अपनी टोपी और गाउन में बहुत हैंडसम लग रहा था। कितना बड़ा हो गया है। 22 साल का। मुझे याद आया जब वह 4 साल का था और अपने पापा के लिए रो रहा था। जब वह 8 साल का था तो उसने अपनी पहली दांत खो दी थी। 12 साल की उम्र में उसने अपनी पहली रिपोर्ट कार्ड घर लाई थी, जिसमें सभी विषयों में अच्छे अंक थे, जब एलियाना बीमार थी। 16 पर उसने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त की थी और अब यह एक विश्वविद्यालय का स्नातक। उन्होंने घोषणा की कि वह वैलेडिक्टोरियन का भाषण देगा। उस पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ओम, मेरा बेटा, वैलेडिक्टोरियन। वह मंच पर चला गया। पूरा ऑडिटोरियम चुप हो गया। उसने माइक्रोफोन को ठीक किया, अपनी गर्दन को साफ किया और बोलना शुरू किया। आप सभी का आज यहां आने के लिए धन्यवाद। यह एक ऐसा क्षण है जिसका मैं वर्षों से सपना देख रहा था। यहां खड़े होकर अपने डिग्री के साथ स्नातक होते हुए मैं अपने जीवन के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। मैं मुस्कुराते हुए रुक नहीं सकता। पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसे संभव बनाया, जिन्होंने मुझे वह व्यक्ति बनाया जो मैं आज हूं, जिन्होंने मुझे सफलता का मतलब दिखाया और इसे पाने के लिए उपकरण दिए। यही वो क्षण है। मैं और सीधे बैठ गया, अपने फोन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया। पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने प्रोफेसरों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी उत्कृष्टता के प्रति समर्पण ने मुझे हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। यह समझ में आया। प्रोफेसरों से शुरू करें। मैं अपने सहपाठियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर इंजीनियरिंग समूह का। आपने मुझे चुनौती दी, आपने मुझे प्रेरित किया, आप मेरे दूसरे परिवार बन गए। यह भी समझ में आया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मैं उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वह आदमी जिसने 3 साल पहले मुझे अपने संरक्षण में लिया और मुझे पेशेवर बनने का मतलब सिखाया, अपने सीमाओं से परे सोचने का मतलब। मैंने सोचा, वह किसकी बात कर रहा था? श्रीमान रिचर्ड सदरलैंड, साउदर्नथरलैंड इंजीनियरिंग के सीईओ। जब आपने मुझे अपने दूसरे वर्ष में इंटर्न के रूप में रखा, तो आपने मुझे सिर्फ एक नौकरी नहीं दी। आपने मुझे मेरे भविष्य का एक दृष्टिकोण दिया। आपने मुझे सही लोगों से मिलवाया। आपने मुझे असली सफलता का मतलब दिखाया। आपने मुझे बेटे की तरह लिया, जैसे कि वह बेटा जो आपके पास कभी नहीं था, और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मेरी मुस्कान गायब हो गई। रिचर्ड, आपने मुझे दिखाया कि आप जहां से आते हैं वह आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता। आपने साबित किया कि सही मार्गदर्शन के साथ कुछ भी संभव है। आपके बिना मैं नहीं जान पाता कि मुझे खुद पर विश्वास करना चाहिए। सामने दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ लोग खड़े हो गए। ओम बालकनी की ओर देख रहा था, किसी को लहराते हुए।
मैंने देखा, एक आदमी महंगी सूट में, चांदी के बालों के साथ, शायद 60 के मध्य में। वह खड़ा था, ताली बजा रहा था, गर्व से भरपूर। वह रिचर्ड सदरलैंड था। ओम अपने भविष्य, अपने सपनों, अपने लक्ष्यों के बारे में बात करता रहा। उसने डीन का धन्यवाद किया। उसने उन दाताओं का धन्यवाद किया जिन्होंने छात्रवृत्तियों को फंड किया। उसने अपनी प्रेमिका मेरिडिथ और उसके परिवार का समर्थन के लिए धन्यवाद किया। उसने मेरा नाम नहीं लिया, न ही मेरे दादा का, जिसने मुझे बड़ा किया, न ही मेरे परिवार का, न ही उन लोगों का जिन्होंने मेरे बचपन में मेरा साथ दिया। मैं वहां तीसरी पंक्ति में, अपने नए गहरे नीले शर्ट में, चमकती जूतियों के साथ, अपने फोन को हाथ में लिए बैठा था। वह रिकॉर्डिंग जो मैंने शुरू की थी अभी भी चल रही थी, उस पल को कैद कर रही थी जिसका मैंने 18 साल इंतजार किया था, और मुझे अपने सीने में कुछ टूटने का एहसास हुआ। समारोह खत्म हुआ। स्नातकों ने अपनी टोपी हवा में फेंकी। वहां संगीत, जयकारे और तस्वीरें थीं। मैंने धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे पैर भारी लग रहे थे। लोग मुझसे टकराते हुए अपने स्नातकों के पास जा रहे थे। मैं बस वहीं खड़ा रहा। मैंने ओम को कमरे के पार देखा। वह लोगों, दोस्तों, प्रोफेसरों से घिरा हुआ था, और वहां सदरलैंड उसका हाथ थामे हुए, उसे गले लगाते हुए था। ओम हंस रहा था, बहुत बड़े मुस्कान के साथ। मैंने धीरे धीरे भीड़ में उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। मैं उसे बधाई देना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, भले ही मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मैं और करीब गया। मैं शायद 15 फीट दूर था। ओम ने ऊपर देखा। हमारी आंखें मिलीं। एक पल के लिए मैंने उसके चेहरे पर कुछ देखा, पहचान, शायद थोड़ा अपराध बोध। फिर उसने नजरें हटा लीं। उसने साउदर्न थरलैंड की ओर मुड़कर अपनी प्रेमिका मेरिडिथ के गले में हाथ डाल दिया। मैं रुक गया, बस भीड़ वाले ऑडिटोरियम के बीच खड़ा रहा। कोई मुझसे टकराया, माफी मांगी और आगे बढ़ गया। मैंने मुड़कर बाहर निकल गया, ऑडिटोरियम से, इमारत से, पार्किंग लॉट में। मैं अपनी पुरानी होंडा सिविक में बैठ गया, वह कार जिसमें मैं 15 साल से चला रहा था, वह कार जिसे मैं बदलने का खर्च नहीं उठा सकता था, क्योंकि मैंने अपनी हर पाई ओम के भविष्य में लगा दी। मैं वहां 1 घंटा बैठा रहा, बस डैशबोर्ड को घूरते हुए। मेरे फोन में एक टेक्स्ट आया, ओम का संदेश। नमस्ते दादा, मुझे खेद है कि मैंने समारोह के बाद आपको नहीं देखा। ये बहुत भीड़ भाड़ थी। मैं मेरिडिथ और उसके माता पिता और श्रीमान साउदर्नथरलैंड के साथ रात का खाना खाने जा रहा हूं। मैं कल आपको कॉल करूंगा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने अपने छोटे से अपार्टमेंट की ओर ड्राइव किया, दार्जिलिंग में, उस अपार्टमेंट में जहां मैं ओम के लिए बेडरूम देने के लिए चला गया था। मैंने उस पुल आउट सोफे के पास से गुजरा जिस पर मैं सो रहा था, 4 सालों से चला रहा था। बाथरूम में गया, आईने में देखा, 64 साल का, सफेद बाल, चेहरे पर गहरे रेखाएं, एक नई नीली शर्ट पहनी हुई थी जो अचानक बेकार लगने लगी, जैसे मैं एक बच्चा हूं जो कपड़े पहन रहा है। वह पिता का छवि जिसकी उसे जरूरत थी, रिचर्ड सुथरलैंड, वह पिता का छवि था जिसकी उसे जरूरत थी। न मैं, न वह आदमी जिसने 18 साल तक उसके बुरे सपनों में उसे थामे रखा, न वह आदमी जिसने अपनी रिटायरमेंट छोड़ दी ताकि उसकी शिक्षा के लिए पैसे दे सके, न वह आदमी जिसने अपने घर को बेच दिया जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी ताकि उसके भविष्य के लिए पैसा जुटा सके। रिचर्ड सुथरलैंड, जिसने उसे 3 साल पहले एक इंटर्नशिप दी थी। मैं लिविंग रूम में वापस आया। कॉफी टेबल पर एक किताब थी, एक फोटो एल्बम, बस कोई भी एल्बम नहीं। यह एल्बम मैंने उस दिन शुरू किया था जब ओम हमारे साथ रहने आया था। उसके जीवन का हर बड़ा पल, हर जन्मदिन, हर क्रिसमस, स्कूल का पहला दिन, हर हॉकी गेम, हर पुरस्कार समारोह, हर रिपोर्ट कार्ड, 18 वर्षों की यादें। एलियाना ने मेरी मदद की थी जब तक वह बहुत बीमार नहीं हो गई। उसकी मौत के बाद मैंने इसे जारी रखा। मैं घंटों तक तस्वीरें सावधानी से सजाने में बिताता, हर एक के बगल में छोटे नोट लिखता। ओम का पहला गोल हॉकी में, वह बहुत गर्वित था। ओम का 13वां जन्मदिन, उसने चॉकलेट केक चाहा। ओम को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिला,
एलियाना बहुत खुश होती। सैकड़ों तस्वीरें, सैकड़ों यादें, प्यार के हजारों घंटे एक साधारण एल्बम में दस्तावेजित किए गए। मैंने इसे उसे स्नातक समारोह के बाद एक उपहार के रूप में देने की योजना बनाई थी, ताकि उसे दिखा सकूं कि ये 18 साल कितने महत्वपूर्ण थे, वह कितना प्यार किया गया, वह कितना महत्वपूर्ण था। मैंने इसे उठाया, पकड़ा, इसके वजन को महसूस किया, 18 वर्षों का वजन। फिर मैंने इसे वापस रख दिया। आज रात इसे देखने की ऊर्जा नहीं थी। मैं उस रात सोया नहीं, बस अपने पलंग पर लेटा रहा, छत को देखता रहा, अपने मन में भाषण को बार बार दोहराता रहा। वह पिता का छवि जिसकी मुझे जरूरत थी। अगली सुबह मैंने ओम को फोन किया। उसने चौथे रिंग पर उठाया। नमस्ते दादा, कल के लिए माफ करना, बहुत व्यस्त था। कोई बात नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज खुद मुझे भी सपाट लग रही थी। मैं आज तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हें तुम्हारा स्नातक का उपहार देना चाहता था। ओह, तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं लाना था, लेकिन ठीक है। हाँ, मैं वास्तव में क्लेटन पार्क में मैरिडिथ के घर पर हूं। क्या तुम यहां आ सकते हो? मैरिडिथ के माता पिता का घर? बिल्कुल। मैं वहां पहुंचा। ये एक सुंदर घर था, बड़ा 2 कार का गैराज, हरे भरे लॉन के साथ। वह प्रकार का घर जिसे एलियाना और मैं कभी नहीं खरीद सकते थे। ओम ने दरवाजा खोला, अभी भी अपने पजामा पैंट में 11 बजे, आराम से, खुश। अंदर आओ, अंदर आओ, उसने कहा। मैं अंदर गया। घर में महंगे कॉफी और ताजे फूलों की खुशबू थी। दरवाजे के पार मैं देख सकता था कि मैरिडिथ और उसकी मां रसोई में थीं। उन्होंने मेरी ओर देखा, शिष्टता से मुस्कुराईं। नमस्ते कहने नहीं आए? माफी चाहता हूं, हम थोड़े अस्त व्यस्त हैं, ओम ने कहा। हम देर रात तक जश्न मना रहे थे। मैं बस अपने जूते ले लूं और हम पिछवाड़े में बैठ सकते हैं। वास्तव में मैं ज्यादा समय नहीं रुक सकता, मैंने कहा। मैं बस तुम्हें यह देना चाहता था। मैंने फोटो एल्बम आगे बढ़ाया। ओम ने इसे लिया, कवर को देखा। यह क्या है? यह तुम्हारे जीवन का हर पल है, जब से तुम मेरे और तुम्हारी दादी के साथ रहने आए। मैंने इसे तुम्हारे स्नातक के उपहार के रूप में बनाया है। उसने इसे खोला, कुछ पन्नों को पलटा, चित्रों को देखा। उसका चेहरा तटस्थ था, न तो भावुक न ही प्रभावित, बस शिष्टता से। वाह, ये तो वाह! तुमने वास्तव में इन सभी तस्वीरों को रखा? हर एक, मैंने कहा। मैंने सोचा कि तुम इन्हें याद रखने के लिए रखना चाहोगे। हाँ, ये वास्तव में अच्छा है, धन्यवाद। उसने एल्बम को बंद कर दिया, इसे अजीब तरीके से अपनी ओर रखा। एक ठहराव था, एक असहज ठहराव। क्या तुम कॉफी लेना चाहोगे या? ओम ने पूछा। नहीं, मुझे जाना चाहिए। मुझे बस ये सुनिश्चित करना था कि तुमने इसे प्राप्त किया। ठीक है, खैर, फिर से धन्यवाद। ये वास्तव में विचारशील है। उसने मुझे दरवाजे तक छोड़ दिया। मैं पोर्च पर रुका, उसकी ओर मुड़ा। तुम्हारा भाषण कल, मैं कह रहा था, वह बहुत अच्छा था। ओह, धन्यवाद। हाँ, मैं बहुत नर्वस था, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा गया। तुमने बहुत से लोगों का धन्यवाद किया। हाँ, खैर, मुझे यहां तक पहुंचने में बहुत मदद मिली। रिचर्ड सुथरलैंड, वह बहुत खास व्यक्ति होना चाहिए। ओम का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह है? वह मेरे लिए एक बड़ा मेंटर दे रहा है। उसने मुझे उद्योग में लोगों से जोड़ा है। उसने मेरे लिए सिफारिशें लिखी हैं। उसने मुझे करियर की सलाह दी है। उसने अपने समय के साथ बेहद उदारता दिखाई है। यह अद्भुत है, मैंने कहा। मेंटर्स होना अच्छा होता है। हाँ, यह सच में है। एक और ठहराव। वैसे, ओम ने कहा, मेरे पास आने के लिए धन्यवाद और एल्बम के लिए धन्यवाद। मैं इसे बाद में अच्छी तरह से देख लूंगा। तुम ऐसा करो, मैंने कहा। मैं घर वापस चला गया, अपने अपार्टमेंट में बैठा, दीवारों को देखता रहा। 2 दिन बाद ओम ने मुझे टेक्स्ट किया। नमस्ते दादा, मैं टोरंटो में जाने से पहले अपनी चीजें साफ कर रहा हूं। क्या तुम यहां अपने फर्नीचर या बक्सों में से कुछ लेने आना चाहोगे? अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट जिसमें हम रहे थे, वह बेडरूम जो मैंने उसे दिया था। मैं वहां पहुंचा। ओम मेरिडिथ के साथ था। वे पैक कर रहे थे। अपार्टमेंट पहले ही खाली लग रहा था। आधा फर्नीचर जा चुका था, हर जगह बक्से थे। नमस्ते, ओम ने कहा। आने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन नहीं था कि तुम कुछ चीजें रखना चाहोगे।
इनमें से अधिकांश चीजें काफी पुरानी हैं। मैंने चारों ओर देखा। वह रसोई की मेज जहां मैंने हर रात उसके साथ होमवर्क किया था, वह किताबों की अलमारी जहां एलियाना ने अपने कुकबुक रखे थे, वह लैंप जो हमारे पुराने घर में था। मैं किताबें लूंगा, मैंने कहा, और लैंप भी। बिल्कुल, ओम ने कहा। ओह, और यहां, ओम ने दरवाजे के पास से कुछ उठाया। ये फोटो एल्बम है जो दान के लिए रखी गई एक बॉक्स के बगल में है। मुझे लगा कि तुम शायद ये वापस लेना चाहोगे। ये तुम्हारा है, मेरा नहीं। ये सारी पुरानी तस्वीरें। मेरे पास अब सब कुछ डिजिटल है। मैंने इसे देखा। 18 वर्षों का प्यार दान के बॉक्स के बगल में रखा था। ठीक है, मैंने कहा। मेरी आवाज दूर लग रही थी। मैं इसे लूंगा। मैंने इसे उठाया, इसका वजन फिर से महसूस किया। ओम पहले ही मुड़ चुका था, मेरिडिथ से बर्तनों को पैक करने के बारे में बात कर रहा था। मैं बाहर निकला, घर गया, एल्बम को अपने कॉफी टेबल पर रखा, पलंग पर बैठ गया, और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। न गुस्सा, न उदासी, बस कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ बंद हो गया हो। मैंने एल्बम खोला और उसमें झांका। पन्ने दर पन्ना यादें, जो शायद उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती थीं। मैंने कुछ शुरुआती पन्नों पर एलियाना का हाथ लिखा देखा, उसके छोटे नोट्स, हमारा प्यारा लड़का, इसके लिए बहुत आभारी हूं। मैंने अपनी तस्वीरें देखीं, छोटी, मुस्कुराती हुई, गर्वित, हर हॉकी खेल, हर स्कूल कॉन्सर्ट, हर जन्मदिन की पार्टी में। मैंने ओम की तस्वीरें देखीं, बड़ा होते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश। और मैंने कुछ समझा। उसने मुझसे जो कुछ लिया, उसे वह प्यार करता था। शिक्षा, अवसर, स्थिरता, वह घर जिसमें वह बड़ा हुआ, विश्वविद्यालय जाने के लिए पैसे। लेकिन उसने मुझसे प्यार नहीं किया। मैं वह बूढ़ा आदमी था जो वहां मौजूद था, देखरेख करने वाला, बैंक खाता, उस जगह का धारक जब तक कोई बेहतर नहीं आ जाता। रिचर्ड सदरलैंड आ गया, सफल, अमीर, संपर्क में, सब कुछ जो मैं नहीं था। और बस ऐसे ही मैं अदृश्य हो गया। मैंने एल्बम बंद किया, उसे अपने अलमारी में रखा, फिर से बैठ गया। तब शाम हो गई थी। मुझे खाना बनाना चाहिए था। मैं भूखा नहीं था। मैंने इसके बजाय अपना लैपटॉप खोला, अपने बैंक खाते में लॉग इन किया, निवेश खाते में, वह जो घर से मिला था, एलियाना के घर से, वह घर जहां हम खुश थे, जहां हमने ओम को बड़ा किया, जहां एलियाना की मृत्यु हुई थी। वर्तमान शेष राशि 180 यूरो रुपए। ओम का ग्रेजुएट स्कूल फंड, उसके मास्टर डिग्री के लिए, उसके रहने के खर्च के लिए। मैंने उस संख्या को देखा। फिर मैंने अपना ईमेल खोला, टाइप करना शुरू किया। प्रिय वित्तीय सहायता कार्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगली सुबह मैंने ओम को फोन किया। हे दादा, क्या चल रहा है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कहा। तुम्हारे ग्रेजुएट स्कूल फंड के बारे में? ओह हाँ, इसके बारे में क्या? मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया है। खामोशी। फिर तुमने क्या किया? मैंने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया है, किसी और छात्र को, जो वास्तव में इसकी सराहना करेगा। तुम क्या कह रहे हो? यह मेरा पैसा है, यह मेरी शिक्षा फंड है, यह घर से है। यह कभी तुम्हारा पैसा नहीं था ओम, यह मेरा पैसा था, मेरा घर, मेरा निवेश, और मैंने इसे किसी और में निवेश करने का फैसला किया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज ऊंची हो गई। यह मेरी मास्टर डिग्री के लिए है, मैं सितंबर में शुरू करने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता समान रिचर्ड सदरलैंड से फंडिंग के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतना समय और सलाह दी है। क्या यह ग्रेजुएशन स्पीच के कारण है? सच में यह इस कारण है कि तुमने 18 वर्षों की यादों वाला एक एल्बम दान बॉक्स के पास रखा, ओम। यह इस कारण है कि तुमने उस आदमी को पिता समान बताया जिसे तुम 3 वर्षों से जानते हो। यह इस कारण है कि तुम भूल गए कि तुम कहां से आए हो। दादा, तुम बेवकूफी कर रहे हो। मुझे खेद है कि मैंने स्पीच में तुम्हारा नाम खास तौर पर नहीं लिया, लेकिन धन्यवाद देने के लिए बहुत लोग थे और मेरे पास केवल 10 मिनट थे। और एल्बम की बात, मुझे लगा कि तुम उन तस्वीरों को चाहोगे। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा मामला है। यह तुम्हारे लिए बड़ा मामला नहीं था, यही बात है। तो तुम मेरी शिक्षा फंड ले रहे हो क्योंकि तुम्हारी भावनाएं चोटिल हुई हैं।
मैं किसी ऐसे व्यक्ति में निवेश कर रहा हूं जो समझेगा कि शिक्षा का क्या मतलब है, बलिदान का क्या मतलब है। तुम रिचर्ड सदरलैंड के पास हो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इस पर समझाने में मदद करेगा। यह पागलपन है। तुम यह नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कर लिया है। मैंने कल विश्वविद्यालय को फोन किया। ट्रांसफर पूरा हो चुका है। लाभार्थी एक युवा महिला है जिसका नाम सारा चेन है। पहली पीढ़ी की अप्रवासी, 3 नौकरियों में काम कर रही है ताकि वह अपनी स्नातक डिग्री के लिए पैसे कमा सके। उसे उसी मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश मिला है जिसमें तुम्हारा नाम है। वह पैसे का बेहतर उपयोग करेगी। मुझे वह पैसा चाहिए। नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए। अब तुम्हारे पास संपर्क हैं। तुम्हारे पास रिचर्ड सदरलैंड का नेटवर्क है। तुम्हारे पास मेरेडिथ का परिवार है। तुम ठीक रहोगे दादा। कृपया ऐसा मत करो। यह हो चुका है ओम। और फिर से मुझसे मत बुलाना जब तक तुम समझ न लो कि पिछले 18 वर्षों की असल कीमत क्या थी। मैंने फोन रख दिया। मेरा फोन तुरंत बजा। मैंने कॉल को अस्वीकार कर दिया। वह फिर से बजा। मैंने इसे बंद कर दिया। मैं वहां अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपने पलंग पर बैठा था और मुझे कुछ नहीं महसूस हुआ। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला। ओम वहां खड़ा था। वह बहुत बुरा लग रहा था, थका हुआ, तनाव में। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने पूछा। अगर तुम चाहो, मैंने कहा। वह अंदर आया, चारों ओर देखा। अपार्टमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे पहली बार देख रहा हो। खींचने वाले सोफे, छोटी रसोई, पुराना फर्नीचर। तुम ऐसे रह रहे हो? उसने पूछा। 4 साल से। हां, मैंने नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वह बैठ गया, अपने सिर को अपने हाथों में लेकर। मैंने मिस्टर सदरलैंड से दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए फंडिंग के बारे में बात की। उसने कहा कि वह देखेगा, लेकिन वह कुछ भी वादा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी बजट कटौती से गुजर रही है। समझ गया। मेरे मित्र मेरेडिथ के माता पिता मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे पहले से ही उसकी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भुगतान कर रहे हैं और उनके पास हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दादा, कृपया। मुझे उस पैसे की जरूरत है। मैंने पहले ही उस पद को स्वीकार कर लिया है। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं आ रहा हूं। अगर मैं अब इससे पीछे हटता हूं तो मैं यह स्थान खो दूंगा। वे इसे किसी और को दे देंगे। वे इसे सारा चेन को देंगे और वह शानदार करेगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने उसे देखा। सच में 22 साल का, गुस्से में, भ्रमित, निराश। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा ओम। मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं। 18 वर्षों में पहली बार मैं अपना चुनाव कर रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हारा पोता हूं। हां, तुम हो। और मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने तुम्हें जो कुछ भी था सब कुछ दिया। सब कुछ। मेरा समय, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी रिटायरमेंट, एलियाना की विरासत, सब तुम्हारे लिए। और मैं आभारी हूं। नहीं, तुम आभारी नहीं हो। तुम रिचर्ड सदरलैंड के प्रति आभारी हो, जिसने तुम्हें इंटर्नशिप दी, लेकिन जिसने तुम्हें 18 साल दी। वह इतना भुला दिया गया था कि तुम्हारी स्पीच में उसका जिक्र भी नहीं किया गया। यह एक स्पीच थी, एक पल। यह वह पल था जो मायने रखता था, और इसने मुझे सच्चाई दिखा दी। तुम उस चीज से प्यार करते हो जो मैंने तुम्हें दी, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मेरे प्रति सम्मान नहीं करते। तुम मुझे देखते भी नहीं। यह सच नहीं है ओम। तुमने फोटो एल्बम को दान बॉक्स के पास रखा। उसने नीचे देखा, कुछ नहीं कहा। मैंने 18 साल तक तुम्हारी जिंदगी का दस्तावेजीकरण किया। तुम्हारी दादी ने अपनी अंतिम स्वस्थ वर्षों में मेरी मदद की। हर जन्मदिन, हर मील का पत्थर, हर पल हम तुम पर गर्वित थे। और तुमने इसे एक बार देखा, कहा यह अच्छा है, और इसे एक दान के बॉक्स के पास रख दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा। हां, तुमने कहा। तुमने यही मतलब निकाला। जैसे तुमने अपनी स्पीच में मेरा जिक्र नहीं किया। जैसे तुमने इस अपार्टमेंट को नहीं देखा जिसमें मैं रह रहा हूं। जैसे तुमने रिचर्ड सदरलैंड को वह पिता माना जो तुम्हें चाहिए था। तुमने इसका मतलब निकाला। वह अब रो रहा था, सच में आंसू। कृपया दादा, मैं बेहतर करूंगा। मैं अच्छा बनूंगा। बस मुझे एक और मौका दो। मैंने
तुम्हें 18 साल का मौका दिया है। मैं थक गया हूं ओम। मैं 64 साल का हूं और मैं थक गया हूं। तो बस यही, तुम मुझे फेंकने जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं फेंक रहा, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, इसका एक अंतर है। वह फिर से खड़ा हुआ, गुस्से में। तुम एक कड़वे बूढ़े आदमी हो, यही तुम हो। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के साथ सफलता पाई। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं इससे आगे बढ़ गया हूं। उसने अपार्टमेंट के चारों ओर इशारा किया। शायद तुम सही हो, मैंने कहा। शायद मैं कड़वा हूं, लेकिन मैं रिचर्ड सदरलैंड नहीं होने के लिए माफी मांगना बंद कर रहा हूं। मैं अपने पोते की जिंदगी में अदृश्य बने रहने के लिए माफी मांगना बंद कर रहा हूं। वह चला गया, दरवाजा जोर से बंद किया। मैंने बैठकर अपना फोन उठाया, फिर से चालू किया। पिछले 3 दिनों में ओम के 17 मिस्ड कॉल थे, 6 वॉयस मेल, दर्जनों टेक्स्ट। सभी एक ही बात कह रहे थे। उसे पैसे की जरूरत थी, वह पैसे का हकदार था। मैं अन्याय कर रहा था। उनमें से एक ने भी नहीं कहा मुझे खेद है। एक ने भी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। एक ने भी नहीं कहा 18 वर्षों के लिए धन्यवाद। मैंने उन्हें सभी हटा दिया। 2 हफ्ते बाद मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से एक ईमेल मिला। उन्होंने पुष्टि की कि फंडिंग सारा चेन को ट्रांसफर कर दी गई थी। उन्होंने मेरी उदारता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सारा की तरफ से एक नोट भी शामिल किया। प्रिय मिस्टर बैनर्जी, मैं इस अवसर के लिए कितनी आभारी हूं, इसे व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे माता पिता कुछ नहीं लेकर कनाडा आए थे। उन्होंने कारखानों में काम किया ताकि मैं स्कूल जा सकूं। मैं ग्रेजुएट स्कूल के लिए बचत करने के लिए 3 नौकरियों में काम कर रही हूं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। आपका उपहार मुझे मेरे अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, न कि किराए के बारे में चिंता करने की। मैं वादा करती हूं कि मैं इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाऊंगी। मुझ में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद। सादर, सारा चेन। मैंने इसे 3 बार पढ़ा। यह आभार का क्या रूप था? 1 महीने बाद मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने दशकों में नहीं किया था। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में गया। हॉलिडे बाग में एक रिटायरमेंट कम्युनिटी नए सदस्यों के लिए एक स्वागत रात आयोजित कर रही थी। मैं वहां जाने के बारे में सोच रहा था, अपार्टमेंट बेचने के लिए, अपने ही उम्र के लोगों के साथ एक जगह खोजने के लिए, लोग जो अदृश्य नहीं थे। मैं गया, लोगों से बात की। मैंने एक दोस्त बनाया। उसका नाम मार्गरेट था। वह 70 साल की थी, विधवा, एक पूर्व नर्स। उसने अपने पति के जल्दी निधन के बाद अकेले 3 बच्चों को पाला। वह समझती थी कि परिवार के लिए सब कुछ देना क्या होता है। हमने कॉफी पी, फिर रात का खाना खाया। फिर हम एक साथ समय बिताने लगे। वास्तव में समय बिताना, बातें करना, हंसना, एक दूसरे के साथ पहली बार सालों में आनंद लेना। मुझे अदृश्य महसूस नहीं हुआ। मैं रिटायरमेंट कम्युनिटी में चला गया। एक सुंदर 1 बेडरूम का अपार्टमेंट, मेरा अपना स्थान, कोई खींचने वाला सोफा नहीं। मार्गरेट ने मुझे सजाने में मदद की। हम मिलकर किसान बाजार गए, छोटी यात्राएं, पेग्गी की खाड़ी की। मैंने एक किताबों के क्लब में शामिल हुआ। मैं खुश था। 3 महीने बाद जब मैंने फंड ट्रांसफर किया, ओम का फोन आया। मैंने लगभग जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने किया। नमस्ते दादा। नमस्ते ओम। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। मैं ग्रेजुएट स्कूल नहीं गया। समझ गया? श्री साउदर्नथरलैंड ने मुझे अपनी कंपनी में एक नौकरी दी है, जूनियर इंजीनियर। ये एक अच्छा पद है, अच्छी सैलरी, फायदे। ये अच्छा है, बधाई हो। हाँ, धन्यवाद। चुप्पी। आप कैसे हैं? उसने पूछा। मैं ठीक हूं। मैंने एक रिटायरमेंट कम्युनिटी में शिफ्ट हो गया हूं। मुझे वहां अच्छा लग रहा है। अच्छा है। और फिर से चुप्पी। दादा, मैं सोच रहा था कि आपने जो कुछ भी कहा उस पर, स्पीच के बारे में, एल्बम के बारे में, और सब कुछ, और मुझे लगता है कि अब मैं समझता हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। क्या? मैंने आपको हल्के में लिया। मैंने नहीं देखा कि आपने मेरे लिए क्या त्याग किया। मैं आगे बढ़ने में इतना व्यस्त था कि मुझे यह याद नहीं रहा कि मैं कहां से आया हूं। मुझे खेद है। मेरे दिल में कुछ बदला, न तो माफी, न अभी, लेकिन कुछ।
ये कहने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि क्या हम कभी साथ में डिनर कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो शायद कभी, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी तैयार नहीं हूं। ठीक है, मैं समझता हूं। मैं इंतजार करूंगा। आप ऐसा ही करें। हमने फोन काट दिया। मैं अपने नए अपार्टमेंट में बैठा। मार्गरेट 1 घंटे में आने वाली थी। हम एक फिल्म देखने वाले थे, एक कॉमेडी। वह पॉपकॉर्न लाएगी। मैं चाय बनाऊंगा। मैंने फोटो एल्बम को देखा। वह अब मेरी शेल्फ पर था। मैंने उसे अलमारी से निकाला था, लेकिन मैंने अब तक उसे नहीं देखा। शायद कभी देखूंगा, या शायद नहीं। किसी भी तरह मैं ठीक था, क्योंकि मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा था। ऐसा कुछ जिसे समझने में मुझे 64 साल लगे। आप किसी से अपनी पूरी ताकत से प्यार कर सकते हैं। आप बलिदान दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। आप खुद को पूरी तरह से दे सकते हैं। लेकिन अगर वे आपको नहीं देखते, अगर वे आपकी कदर नहीं करते, अगर वे आपको हल्के में लेते हैं, तो आपको अपने लिए चुनना होगा। चाहे यह सबसे कठिन चीज हो जो आपने कभी की हो, चाहे यह छोड़ने जैसा लगे, यह छोड़ना नहीं है, यह जाने देना है। और कभी कभी जाने देना ही अपने आप को बचाने का एकमात्र तरीका होता है। यही मैंने किया। मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने लिए चुना।